नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पे। हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज में कक्षा 8 को पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो में कक्षा 8 के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। यानी कि इन सब के विषय में इस अध्याय में हमें पढ़ना है। वीडियो लंबी होगी तो पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है और एक ही वीडियो में मैं पूरे को कर दे रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पार्ट आपको मिलेगा, दूसरा पार्ट ढूंढना पड़ेगा, तो एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर को समाप्त करते जाएंगे, भले ही वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कंटेंट अपने इस अध्याय में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाकी सभी वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं जो इसके पहले बन चुके हैं और आगे भी जो बनेंगे उस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। देखिए यहाँ बुक में सबसे ऊपर तंजानिया में रहने वाले माम्बा और न्यूजीलैंड में रहने वाले पीटर के विषय में बताया जा रहा है। तो मुख्यतः उसके विषय में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत यह है कि माम्बा जो तंजानिया में रहता है, अफ्रीका का एक क्षेत्र है, और पीटर जो न्यूजीलैंड में रहता है, भेड़ पालन प्रदेश में, इन दोनों का जो मतलब क्षेत्र है, प्रदेश है, ये बहुत ही अलग अलग है। इनके क्रियाकलाप में बहुत अंतर है। ऐसा क्यों है? तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है, प्राकृतिक दशाओं की विभिन्नता। जैसे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की भूमि की गुणवत्ता अलग अलग होगी, वहाँ की मृदा अलग होगी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी जात, प्रौद्योगिकी, ये सभी क्या होंगे, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होंगे। तो इन सब में जो इतना अंतर होता है, विभिन्नता होता है, इसी के कारण वहाँ रहने वाले लोगों में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है, भिन्नता आ जाती है। वे लोग अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, उनका क्रियाकलाप अलग हो जाता है। अब जैसे कोई ऐसे प्रदेश में रह रहा है, शुष्क प्रदेश में, गर्म प्रदेश में, तो उसके रहने का तरीका अलग होगा। ठंडे प्रदेश में जो लोग रहेंगे उनके रहने का तरीका अलग होगा। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहेंगे ज़्यादा कृषि नहीं कर पाएंगे, जो मैदानी क्षेत्रों में रहेंगे वो कृषि पर निर्भर रहेंगे। इस प्रकार मतलब भौतिक या प्राकृतिक अंतर के कारण, विभिन्नता के कारण लोगों के क्रियाकलापों में अंतर होता है। इस बात को यहाँ दिखाया गया है। देखिए यहाँ क्या आप जानते हैं, हमें बताया जा रहा है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। देखिए ऐसे जब भी बताया जाता है, क्या आप जानते हैं में कुछ, इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसा अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी को हम लोग पढ़ते जाते हैं। जैसे हम लोगों ने शीर्षक में पढ़ा था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, इन सब को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं जूम करता हूँ। हाँ, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है भूमि के विषय में। भूमि क्या है? देखिए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जो भी भूपृष्ठ है, जल पृष्ठ को छोड़ के जो भूपृष्ठ है, आप लोग जो है ऐसे देखते होंगे पृथ्वी को, अधिकांश क्षेत्र पर जल है, महासागर है, सागर है, और कुछ क्षेत्र आप देखेंगे महाद्वीप है, यानी भूपृष्ठ है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं भूपृष्ठ वाले, उसके 30% भाग भूमि है, और उस 30% भूमि का जो भाग है उसमें भी सभी रहने योग्य नहीं है, आवास योग्य नहीं है। ठीक है, भूमि और जलवायु की विभिन्नता के कारण, भूमि और जलवायु में जो भिन्न भिन्न लक्षण हैं अलग अलग जगहों पे, इसके कारण जनसंख्या का वितरण असमान है। यानी कि मान लीजिए अंटार्कटिका प्रदेश है, अंटार्कटिका में क्या है, बहुत ही ठंडा जलवायु है, ठंडी जलवायु है, तो वहाँ क्या होगा, लोग नहीं रह पाएगा, वहाँ जनसंख्या का वितरण बहुत ही विरल होगा। ऐसे ही कोई मैदानी इलाका, जैसे हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है भारत में, वहाँ क्या होगा, जनसंख्या का वितरण बहुत अधिक होगा। तो यही बताया जा रहा है कि भूमि और जलवायु की विभिन्नता के कारण क्या होता है, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण असमान होता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र के विषय में सोच लीजिए, मरुस्थल में बहुत कम लोग रहेंगे, वहाँ रहने का तरीका अलग होगा, मैदानी क्षेत्रों में रहने का तरीका अलग होगा। अब हम लोग जो है भूमि उपयोग के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, भूमि का उपयोग आप सभी जानते हैं विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे भूमि पर कृषि भी की जाती है, लोग रहते भी हैं, उसके साथ साथ वानिकी का काम होता है, यानी कि वन लगाया जाता है, खनन का काम होता है, सड़क बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब देखिए ये जो सारे काम हैं ये कैसे निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि भूमि के किस क्षेत्र का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा, यह कैसे निर्धारित किया जाता है। तो यह निर्धारित किया जाता है
कि वह भूमि कैसे स्थलाकृति पे है, वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, खनिज वहाँ किस प्रकार के पाए जाते हैं, जल की उपलब्धता कैसी है। इन सब के आधार पर तय होता है कि वहाँ उस भूमि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी जगह के भूमि का जलवायु अच्छा है, जल की उपलब्धता है, तो क्या होगा, लोग वहाँ जाएंगे रहने के लिए। उसी तरह कहीं पे अगर खनिज अच्छा मिल रहा है तो वहाँ खनन का काम किया जा सकता है। कहीं जलवायु अच्छा है तो वहाँ क्या होगा, वानिकी किया जाएगा, कृषि किया जाएगा। इस प्रकार से मतलब ये सारे फैक्टर जो है निर्धारित करते हैं भूमि के उपयोग का। इसी के साथ बताया जा रहा है कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यानी कि अगर भूमि के किसी क्षेत्र पर जनसंख्या बहुत अधिक है या वहाँ प्रौद्योगिकी का अधिक विकास हो गया है तो उसका उपयोग, उस भूमि के क्षेत्र का उपयोग बढ़ जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं। मान लीजिए विश्व के किसी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो गया तो क्या होगा, बहुत सारे फैक्ट्री या इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ जाएंगे अपना जो है फैक्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ प्रौद्योगिकी का विकास है। इसी तरह जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी जो है बहुत सारे लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री लगती है तो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण लोग आसानी से वहाँ काम करने के लिए मिल जाएंगे, या बहुत सारे चीज़ों का उत्पादन होगा तो वहाँ बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ होते हैं। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है, एक है निजी भूमि और एक है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का मतलब हो गया जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में हो। सामुदायिक भूमि का अर्थ हो गया जो जिस पर एक पूरे समुदाय का अधिकार हो। सामुदायिक भूमि का उपयोग अक्सर जो है उस समुदाय में रहने वाले सभी लोगों के लिए किया जाता है और इसे साझा संपत्ति संसाधन के नाम से भी हम जानते हैं। तो सामुदायिक भूमि को आप साझा संपत्ति संसाधन के नाम से भी जान सकते हैं। बताया जा रहा है आगे कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या की मांग भी लगातार बढ़ती रहती है। अब जनसंख्या के अनाधिकृत बढ़ने के कारण, उनके मांगों के बढ़ने के कारण क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों में हस्तक्षेप होता है। देखिए एक पिक्चर के माध्यम से कितना अच्छा बताया गया है कि कुछ समय था जब लोग कहीं कहीं ऐसे बसते थे और प्राकृतिक तरीके से यह भूमि विकसित था। धीरे धीरे क्या हो गया, लोग जो है जनसंख्या बढ़ने लगी, लोग अधिक बसने लगे, बहुत सारी चीज़ों का विकास हो गया, जैसे बिजली आ गई। अब धीरे धीरे यह जो है शहर बन गया, उसके बाद जो है नगर बन गया। देख रहे हैं, तो क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई, यानी कि लोगों ने अनाधिकृत हस्तक्षेप किया। भूमि संसाधन जो है उसका आप कह सकते हैं कि निम्नीकरण हो गया, कमी हो गया। तो यही बताया जा रहा है कि इस तरीके का काम करने से क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण। ये सभी खतरे उत्पन्न होते हैं जनसंख्या के बढ़ने और उनके अनाधिकृत हस्तक्षेप के कारण। अब हम लोग पढ़ते हैं भूमि संसाधन के संरक्षण के विषय में कि भूमि को कैसे बचाया जा सकता है। तो भूमि को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वन रोपण कीजिए, भूमि उद्धार का मतलब है नए भूमि को बनाना। जैसे कहीं कोई निर्जर भूमि है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से जुताई करके उसमें जो है प्राकृतिक खाद डाल के उस भूमि को आप ठीक कर सकते हैं। उसी तरह कहीं पे गड्ढा बना हुआ है जिसका कोई काम नहीं है, तो उस गड्ढे पे आप मिट्टी डाल के बराबर करके उसे रहने योग्य बना सकते हैं। इसे कहते हैं भूमि उद्धार। उसी तरह रासायनिक कीटनाशक या उर्वरक का जो छिड़काव है उसे कम करके आप क्या कर सकते हैं, भूमि को बचा सकते हैं। इसके बाद अतिचारण पर रोक लगा सकते हैं, यानी कि पशुओं को बहुत अधिक चरने से मना कर दिया जाए कि भूमि संरक्षित रहे। तो ये भूमि संरक्षण के कुछ उपाय थे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये एक केस स्टडी दिया गया है, देखिए भूस्खलन के विषय में बताया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। यानी कि अगर कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया या ज्वालामुखी फटती है, इस कारण आसपास के क्षेत्रों में अगर कहीं भी भूमि गिर रहा है तो उसे किस नाम से जानते हैं, भूस्खलन के नाम से। बताया जा रहा है कि भारी वर्षा के कारण भी भूस्खलन होता है, यानी कि लंबे समय से अगर बारिश हो रही है तो क्या हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा, भूमि कमजोर पड़ जाएगी तो गिर सकती है। नदी प्रवाह के कारण क्या होता है, जब भूस्खलन होगा तो भूमि नदियों में अगर गिर जाए तो नदी क्या करेगी, अपने पथ से बाहर निकल जाती है। इस कारण
घाटियों में रहने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एक बहुत ही मतलब मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन बहुत ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, इससे लोगों को जीवन और संपत्ति को काफ़ी आघात पहुंचती है। एक जो है केस स्टडी के विषय में बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश आप सभी जानते हैं पहाड़ी इलाका है, तो वहीं की केस स्टडी के विषय में बताया गया है। इसके विषय में एग्जाम में नहीं पूछेगा, उसे समझने के लिए आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि भूस्खलन को कैसे रोका जाए। कुछ महत्वपूर्ण विधियों के विषय में बताया गया है। जैसे पहला, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, यानी कि हमें पता है कि किस किस क्षेत्र में भूस्खलन हो रहा है, तो हम एक मानचित्र बनाएंगे, उसमें चिन्हित करेंगे कि किस किस जगह पे जो है भूस्खलन हो रहा है, और फिर उस जगह पे लोगों को बसने से रोक देंगे कि वहाँ बसिए ही नहीं, कि भूस्खलन हो भी तो किसी को क्षति ना हो। उसके बाद भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश या पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे सड़क के किनारे ऐसे दीवार बना दिया जाता है कि भूमि का स्खलन बहुत जल्दी ना हो, ये सपोर्ट के रूप में इस दीवार को बनाया जाता है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है, यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधों का निर्माण कीजिए, मतलब उनका रोपण कीजिए ताकि भूमि बंधा रहे, जल्दी भूस्खलन ना हो। अंतिम बताया जा रहा है कि सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। यानी कि सतही अपवाह का मतलब होता है सतह पर नदियाँ, जो नदी, गड्ढे, तालाब, झील हैं, इन सब में पानी अगर ज़्यादा हो जा रहा है, ये अपने जो नियमित पथ से बाहर निकल जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, भूमि को काटेंगे, और फिर जो झरना का प्रवाह है ये सभी भूमि को काटते हैं। तो इन सब के साथ साथ क्या किया जाता है कि भूस्खलन को रोकने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण। पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण का मतलब हो गया ऐसे तरीके अपनाना जिससे भूमि का कटाव रुके। तो ये सारे कुछ तरीके होते हैं भूस्खलन को रोकने के, ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में दिए जा सकते हैं सही और गलत पहचानने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मृदा को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मृदा के विषय में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मृदा क्या है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, तो पृथ्वी के जो पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत होती है, इसे हम लोग मृदा के नाम से जानते हैं। मृदा भूमि से बहुत ही निकटता से जुड़ी हुई होती है। अगर मृदा के निर्माण की बात करें तो यह चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों, इन सब से मिलकर बनती है। एग्जाम्पल के रूप में ये देखिए पिक्चर में बताया गया है। सबसे नीचे है जनक चट्टान। जनक चट्टान का मतलब जिस चट्टान से जो है मृदा का निर्माण हो रहा है। तो चट्टान से क्या होगा, टूट फूट के अपक्षयित होके ये चट्टान जो है टूटे फूटे रूप में आ जाएंगे। फिर उसके ऊपर हो जाएगा बालू, गाद, क्ले के साथ, जिसे हम उप मृदा के नाम से जानेंगे। और फिर सबसे ऊपर मृदा का सबसे अच्छा प्रकार होगा जिसे हम लोग ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा के नाम से जानते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है, आप ह्यूमस को कह सकते हैं कि ऐसी मतलब चीज़, ऐसी जो है घटक जो उर्वरक शक्ति को बढ़ाए, उसे ह्यूमस कहते हैं। तो मृदा की जो सबसे ऊपरी परत है उसमें ह्यूमस होती है, यानी कि उर्वरक शक्ति अच्छी होती है, और उसमें वनस्पति लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसे आप चित्र के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ दिया जा रहा है कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण सैकड़ों वर्षों में होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए ये एक डायग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि मृदा जो निर्माण होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहले जनक शैल। जनक शैल का जो रंग है, उनका गठन है, जो रासायनिक गुणधर्म है, उनमें पाए जाने वाले खनिज हैं, उनकी मात्रा है, ये सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं मृदा के निर्माण को। यानी कि जो जनक शैल होंगे उनकी जो प्रकृति होगी, उस क्षेत्र में जो मृदा है उसकी भी प्रकृति वैसी ही होगी। उसके बाद है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। यानी कि जो मान लीजिए कि मृदा किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में है या किस तरीके के ढाल के क्षेत्र में है, उसके भंडार को, मृदा के भंडार को प्रभावित करता है। यानी कि मृदा अगर मान लीजिए ऐसे खड़ा ढाल है तो यहाँ मृदा बहुत अधिक नहीं होगी, इस पे जो है नीचे आ जाएगी।
उसके बाद बताया जा रहा है कि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, यानी कि मृदा कितनी उर्वरक है, उसमें ह्यूमस शक्ति कितनी अधिक है, यह प्रभावित होगा कि वहाँ किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं, ये सभी। उसके बाद है समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं, यानी कि मृदा का निर्माण कितने समय पहले हुआ, यह कितनी पुरानी है, यह जो है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा परिच्छेदिका का मतलब है मृदा का त्रिआयामी रूप, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये तीनों रूप। तो इसके मोटाई को निर्धारित करता है समय, कि कितना समय हुआ इस मृदा के बने हुए। उसके बाद है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है, यानी कि ये सभी भी कारक हैं, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ये सभी भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये सभी कुछ कारक थे मृदा के निर्माण का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यानी मृदा का जो निम्नीकरण हो रहा है, जो अपघटन हो रहा है, तो उसके कौन कौन से उपाय होंगे, इस विषय में हम लोग जानते हैं। देखिए, मृदा अपरदन और मृदा क्षीणता, ये दो मुख्य खतरे हैं मृदा पर, मिट्टी पर, और इनसे बचने के लिए कुछ कुछ मुख्य उपाय हैं जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है मल्च बनाना। तो मल्च बनाना का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि पौधे लगे हुए हैं, तो पौधों के बीच में, अब मान लीजिए यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक पौधा है, तो ये बीच की जो भूमि है इसे भी हम लोग किसी चीज़ से जैविक पदार्थों से ढक देंगे ताकि इसकी आर्द्रता बनी रहे, इसी को कहते हैं मल्च बनाना। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म का मतलब है कि तीव्र ढाल पर सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए जो है भूमि को उपलब्ध करा देना। ये देखिए, ये वेदिका फार्म का उदाहरण दिया गया है। वेदिका फार्म का मतलब है कि तीव्र ढाल है, इसको इस तरीके से काट काट के जो है परत बना देना कि इस पर कृषि की जा सके, और जो एक ढाल पर मान लीजिए कि पानी ऊपर से नीचे आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा और अपने साथ मृदा को भी काटते हुए लाएगा, लेकिन जब इस ढाल को आप ऐसे कटाव के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो मृदा बहुत अधिक कटेगी नहीं, मृदा का निम्नीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे है समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई का मतलब हो गया, देखिए समुच्च रेखा का मतलब होता है, ये अगर ऊंचाई है तो ये जो रेखा है ये समुच्च रेखा है, ये समुच्च रेखा है। तो समुच्च रेखीय जुताई का मतलब है कि हम समुच्च रेखा के समानांतर में इस प्रकार से जुताई कर देंगे पहाड़ी ढालों पर कि जो पानी नीचे की तरफ बह रहा है इसमें प्राकृतिक अवरोध हो जाए। मान लीजिए कि ये जो है देखिए ढाल, अगर हम इसमें ऐसे 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 जुताई कर देते हैं तो जो पानी आएगा उसके लिए अवरोध आ गया, तो पानी बहुत तेज़ी से नीचे नहीं आ पा रहा है, तो फिर वही बात है कि क्या हो गया, मिट्टी का जो मृदा का एक प्रकार से मिट्टी का कटाव है वो रुक गया या कम हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ बनाए जाते हैं जो है शुष्क या तटीय प्रदेशों में जहाँ पवन की गति बहुत अधिक है। अब पवन बहुत अधिक गति से चलेगी तो अपने साथ साथ क्या करेगी, मृदा के आवरण को उड़ा के ले जाएगी। तो इसको रोकने के लिए जो है एक क्रम में वृक्ष लगाए जाते हैं, कतार में वृक्ष लगाए जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को रक्षक मेखलाएँ के नाम से हम जानते हैं। यहाँ बताया जा रहा है, देखिए कैसे कतार में वृक्ष लगाए गए हैं। आगे है समुच्च रेखीय रोधिकाएँ। समुच्च रेखा का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ये ढलान है तो ये जो रेखा है इसे समुच्च रेखा कहते हैं। तो इस पे क्या किया जाता है कि पत्थर, घास, इन सब चीज़ों से रोधिकाएँ बनाई जाती हैं, यानी कि रुकावट बनाई जाती है। रुकावट बनाने से क्या होगा कि जल आएगा तो यहाँ पे रुकेगा। इसके बगल में खाई भी बना दी जाएगी कि जल इस खाई में रुके और इस खाई में जमा हो जाए। इससे क्या होगा कि जल ऊपर से बहुत नीचे आसानी से नहीं जा पाएगा, फिर मृदा का निम्नीकरण नहीं हो पाएगा, मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कुछ उपाय बताए गए हैं। इसके बाद भी है चट्टान बांध। चट्टान बांध का मतलब है कि जो है जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टान से बांध बनाए जाते हैं, इससे नालियों की भी सुरक्षा होती है। फिर है बीज की फसल उगाना है, यानी कि बीज की फसल का मतलब है कभी भी खेत को खाली नहीं छोड़ना। खेत को जब आप खाली नहीं छोड़ेंगे तो किसी भी कारण से मृदा नष्ट नहीं होगी, मृदा का कटाव नहीं होगा। हर समय कुछ ना कुछ जो है आप उगाते रहिए। ठीक है, आगे हम लोग जल के विषय में पढ़ते हैं। हम लोगों ने भूमि को पढ़ा, मृदा को पढ़ा, अब हम लोग जल को पढ़ेंगे। देखिए, जल को पढ़ने से पहले ये एक फैक्ट दिया जा रहा है, इसे देख लीजिए
कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। देखिए आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 25 साल में लोगों ने जल की खपत को कितना अधिक बढ़ा दिया, लोग कितना ज़्यादा यूज करने लगे जल का। इसे आप इस फैक्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए जल के विषय में कुछ कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं, ये भी देख लीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कि एक टपकता हुआ नल एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। देखिए इस बात को समझिए, अगर आपके भी घर में अगर कोई ऐसा नल है जो हमेशा टपकते रहता है बूंद बूंद, तो उसे आप ठीक कीजिए, क्योंकि साल में 1200 लीटर जल जो है उससे व्यर्थ हो सकता है लगभग। अब हम लोग जल के विषय में जो यहाँ बातें बताई गई हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन के विषय में हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि नवीकरणीय संसाधन में सीमित और असीमित दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। सीमित में हम लोगों ने पढ़ा था जल, वन, ये सभी को, यानी कि ये नवीकरणीय तो हैं, पुनः बन तो जाते हैं, लेकिन इनका उपयोग अगर हम सतर्कता से नहीं करें तो ये बर्बाद हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, प्रदूषित हो सकते हैं। देखिए भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, यानी कि जो पूरी पृथ्वी है इसका 3/4 भाग पे क्या है, जल है, इसलिए इसे हम जल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग जो है 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की शुरुआत महासागरों से हुई है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर स्थित है। महासागर का जो जल होता है वो कैसा होता है, लवणीय होता है। लवणीय जल का उपयोग मानव नहीं कर सकता है, हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पौधे जो है इस महासागरीय जल में जीवित रहते हैं, मतलब उनमें फलते फूलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कुल जल का बताया जा रहा है कि सिर्फ 2.7% जल ही अलवण जल है। अब आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े जो है महासागर, सागर, नदियाँ, इन सभी को मिलाकर क्या है, सिर्फ 2.7% अलवण जल है हमारे उपयोग के लिए। उसमें भी जो 2.7% अलवण जल है उसका 70% भाग क्या है, बर्फ़ का चादर और हिमानी के रूप में है। और बर्फ़ का चादर और हिमानी के रूप में ऐसे जगहों पे है जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेश, जो हमारी पहुंच से बाहर है, जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा कि पृथ्वी पर कुल जल का 2.7% अलवण जल है, और इस 2.7% का 70% जल क्या है, बर्फ के चादर और हिमानी के रूप में पर्वतीय प्रदेशों में स्थित है। यानी कि इस 2.7% अलवण जल का 70% भाग ऐसा है जिस पे मानव की पहुंच है ही नहीं। लगभग 1% अलवण जल ऐसा है जिसका मानव उपयोग कर सकता है। यह कहाँ है, भौम जल स्तर के रूप में, नदी के जल के रूप में, झील के जल के रूप में, वायुमंडल में वाष्प के रूप में, ये सभी इन सभी रूपों में 1% जल लगभग है जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। आगे अलवण जल के विषय में बताया जा रहा है कि यह पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान चीज़ है, ये तो आप जानते ही हैं। अलवण जल की मात्रा स्थिर है, यानी कि पृथ्वी पर ना तो इसकी मात्रा को घटाया जा सकता है न इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। आपने जल चक्र के विषय में पढ़ा होगा कि कैसे जो है जल वाष्प बनता है, ऊपर जाता है, फिर वर्षा होती है, नीचे आता है, महासागर, नदी, झील, इन सब के माध्यम से बहता है, फिर जो है वाष्प बन के ऊपर जाता है। इस प्रकार से जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर उसी रूप में वापस आ जाना, जल चक्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं जल के उपयोग की, तो जल का उपयोग अनेक तरीकों से किया जाता है, जैसे कृषि में, उद्योग में, जल पर जो है नदियों पर बांध बनाए जाते हैं तो उससे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें अलवण जल की समस्याओं के विषय में, तो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनके भोजन की मांग बढ़ रही है, नगरीकरण बढ़ रहा है, इन सब के कारण क्या हो रहा है कि जल की कमी हो रही है, लोग जो है उपयोग बहुत ही धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब यहाँ बॉक्स में कुछ बातें बताई गई हैं कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। अब आप देख सकते हैं किस किस काम में लगभग लोग जो है किस तरीके का जल उपयोग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल उपलब्धता की समस्या को पढ़ने से पहले यहाँ देख लीजिए, बताया जा रहा है जल बाजार के रूप में कि सौराष्ट्र प्रदेश में
1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। यानी कि जो सौराष्ट्र प्रदेश है वहाँ जल की बहुत कमी है, वो जल खरीदते हैं, उनको खरीदना पड़ता है। अब अगर हम जल उपलब्धता की समस्या की बात करें तो विश्व के कई जगह ऐसे हैं जहाँ जल की कमी है। जैसे आपको बताया जा रहा है कि अफ्रीका में जो है कुछ जगह हैं, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उसके बाद उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विश्व के जहाँ जल की बहुत ही कमी है। ये ऐसे जो है क्षेत्र में हैं जहाँ अक्सर सूखे पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ अति उपयोग होता है जल का, या जल प्रदूषण के कारण, इन सब वजहों से क्या होता है कि यहाँ जल की बहुत ही अधिक समस्या है। आगे बढ़ते हैं, जल संसाधनों के संरक्षण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन अगर आप इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं या इसे प्रदूषित कर देते हैं तो यह क्या हो जाता है, हमारे लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इसका धड़ल्ले से प्रयोग कर देते हैं, अंधाधुंध प्रयोग करते हैं तो यह क्या हो जाता है, हमारे लिए अनुपयुक्त हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है। जिस तरह के जल की हमें ज़रूरत है वैसा जल हमें नहीं मिल पाता है। ये देखिए यमुना के जल को बताया गया है कि कैसे गंदगी इस जल में छोड़ दिया जाता है, तो पूरे यमुना नदी का जल गंदा हो गया है। देखिए आगे बहुत ही अच्छे बात को बताया गया है कि जो भी उद्योग हैं आजकल हमारे नदियों के किनारे, ये क्या करते हैं कि उद्योग से निकलने वाले जो जल हैं, जो खराब जल होते हैं, प्रदूषित जल होते हैं, उनको बिना शोधित किए हुए नदियों में छोड़ दिया जाता है। अब बिना शोधित किए हुए छोड़ दिए तो क्या हो गया, उस प्रदूषण में नाइट्रेट धातु या कुछ पीड़कनाशी थे जो पूरे जल को प्रदूषित कर गए। अब उस जल को लोग प्रयोग करेंगे, उस जल का, तो शरीर के अंदर भी वह जल जा सकता है, विशेष प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि अगर उस फैक्ट्री से, उस उद्योग से निकलने वाले जल को नदी में जाने से पहले शोधित कर दिया जाता, उसे जो है मतलब शोधित कर दिया जाता एक तरीके से, तो क्या हो जाता, प्रदूषण को हम लोग नियंत्रित कर सकते थे। इसके अलावा जल संग्रहण के विषय में बताया गया है कि जल संग्रहण करके हम जो है पृष्ठीय प्रवाह को भी बचा सकते हैं। यानी कि पृष्ठीय प्रवाह का मतलब क्या होता है, भूमि का कटाव, तो उसे भी हम लोग बचा सकते हैं अगर हम जल संग्रहण करते हैं तो। यानी कि वर्षा हुई, वर्षा होने के कारण नदियों में अगर उफान आ गया, नदी अपने नियमित पथ से उठकर बाहर चली गई तो क्या करेगी, भूमि को भी काटेगी। तो अगर हम कुछ ऐसा तरीका करते हैं कि जल संग्रहण हो जाए, वह फालतू जल नदियों में जाकर ना मिले, तो क्या होगा, पृष्ठीय प्रवाह भी कम हो जाएगा। जल रिसाव को कम करने के लिए एक तरीका बताया गया है, नहरों को जो है पक्का करना, कि जल का रिसाव कम हो जाएगा। नहर में जो भी जल होंगे वह वहीं पहुंचेंगे जहां उनको जाना है, बीच बीच में रिसाव नहीं होगा। फिर सिंचाई में स्प्रिंकलर का प्रयोग भी एक तरीके से जल क्षति को या वाष्पीकरण को रोकता है। उसके अलावा शुष्क प्रदेशों में जो है वाष्पीकरण को कम करने के लिए ड्रिप तथा टपकन विधि का प्रयोग किया जाता है। ड्रिप का मतलब हुआ, ड्रिप और टपकन विधि का, कि जल को डायरेक्ट नल के माध्यम से वहीं पहुंचाना जहां उसकी ज़रूरत है। तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं जल संसाधन को संरक्षित करने के। ओके, यहाँ एक बॉक्स में बताया जा रहा है कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, औसतन 2 घंटा कितना जल बचा देगा, 8000 लीटर। ठीक है, अब हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के विषय में पढ़ेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जा रहा है कि भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस जो है प्रचुर मात्रा में पैदा किए जाते हैं। तो बांस से बने हुए जो उत्पाद होंगे वो उस क्षेत्र में अधिक मिलेंगे। वैसे ही रेशम कीटों के विषय में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो रेशम होते हैं वो रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, और रेशम किस पेड़ पे पाले जाते हैं, शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, जिससे हमें रेशमी वस्त्र प्राप्त होता है। ये इन्फॉर्मेशन रेशम कीट के विषय में दिया गया है। जैवमंडल शब्द से आप पहले से परिचित हैं। जैवमंडल का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल के विषय में पढ़ा था, और उसी में पढ़ा था कि जहाँ ये तीनों क्षेत्र आपस में संक्रमित होते हैं, मिलते हैं, उस क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। इसी जैवमंडल वाले संकरे क्षेत्र में
सभी प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पाए जाते हैं। देखिए होता क्या है कि ये जो जैव मंडल वाला क्षेत्र है, इसमें सभी जीवित यानी प्राणी, जीवित जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये आपस में परस्पर एक दूसरे से और अपने आसपास के पर्यावरण से संबंधित होते हैं। यानी कि जीवित रहने के लिए ऐसा करना जरूरी है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, सभी एक दूसरे से परस्पर जो है संबंधित होते हैं। और इसी तंत्र को हम पारितंत्र के रूप में जानते हैं, पारितंत्र के नाम से जानते हैं। पारितंत्र क्या है? तो जैव मंडल में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे परस्पर एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तंत्र को हम लोग पारितंत्र के नाम से जानते हैं, इतना याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके पेड़ पौधे और वन्य जीवन से हमें क्या फ़ायदे हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। पेड़ पौधों के फायदे के विषय में हम लोग जाने तो पेड़ पौधों से हमें अनेक चीज़ प्राप्त होते हैं, जैसे इमारती लकड़ी। उसके बाद जो है इमारती लकड़ी के अलावा पेड़ पौधे प्राणियों को आश्रय देते हैं, यानी कि वन में प्राणी जात रहते हैं। इसके अलावा हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिसमें हम सांस लेते हैं। रक्षक मेखला के विषय में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पेड़ों के माध्यम से ही हम लोग रक्षक मेखला बनाकर मृदा संरक्षित करते हैं। इसके अलावा भी पेड़ से हमें फल, गोंद, कागज इत्यादि बहुत प्रकार की चीज़ें औषधि प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे वन्य जीवन के विषय में। और जो ये शब्द है वन्य जीवन में सबसे पहले जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव ये सारे आ जाते हैं। अब वन्य जीवन में जो ये जीव जंतु पाए जाते हैं, इससे हमें प्राप्त होते हैं दूध, मांस, खाल, ऊन इत्यादि बहुत प्रकार की चीज़ें। कीटों में अगर मधुमक्खी की बात की जाए तो मधुमक्खी हमें शहद देती है, साथ ही मधुमक्खी का काम होता है फूलों के परागन में मदद करना। ये दो चीज़ मधुमक्खी के विषय में ध्यान रखिएगा। अगर चिड़ियों की बात करें तो चिड़िया क्या करती हैं? कीट खाती हैं, यानी कि ये अपघटक के रूप में कार्य करती है। जिन कीटों की ज़रूरत हमारे पारितंत्र में, हमारे पर्यावरण में नहीं है, उसे चिड़िया खा जाती है, यानी ये अपघटक के रूप में कार्य करती है। वैसे ही गिद्ध के विषय में बताया गया है कि गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाता है, यानी अपमार्जक का काम करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोधक के रूप में हमारे प्रकृति में काम करता है। यानी जितने भी जो मृत जीव जंतु हैं, अगर उन्हें गिद्ध खाने के लिए नहीं रहे तो मृत जीव जंतु वैसे ही रहेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, पारितंत्र को नुकसान पहुंचाएंगे। तो गिद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोधक है हमारे पर्यावरण का। फिर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए हुआ क्या कि ये 3 दवा का नाम ध्यान रखिएगा, डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन। इन तीनों दवा से जिस जो है पशु पक्षी का इलाज किया जाता था, तो मरने के बाद उस पशु पक्षी को जब गिद्ध खाते थे तो गिद्ध का किडनी खराब हो जाता था। ये परेशानी हमें देखने को मिली है भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में। तो इस तीनों दवा को क्या किया गया? बैन कर दिया गया कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। और गिद्ध की कमी हो गई थी तो गिद्ध के प्रजनन कराने का प्रयास किया गया। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि हमारे पारितंत्र के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी है कि सभी प्राणी जो है एक आवश्यक जितने की ज़रूरत है उतने संख्या में रहें। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि चिड़ियों की भी ज़रूरत है, गिद्ध की भी ज़रूरत है, मधुमक्खी की भी ज़रूरत है, अन्य जीव जंतु की भी ज़रूरत है। पारितंत्र में सबकी एक निश्चित मात्रा में ज़रूरत है और सभी इस प्रकार से हमारे पारितंत्र में बने रहने चाहिए। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति के वितरण के विषय में। तो प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है, प्राकृतिक वनस्पति का जो वृद्धि है, वह तापमान और आर्द्रता पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है या आर्द्रता अधिक है तो वहाँ की जलवायु अलग होगी। यानी तापमान और आर्द्रता के आधार पर वनस्पति के वितरण को हम लोग प्रभावित होते हुए देखते हैं। देखिए, वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्ग में बांटा गया है। वन, घास स्थल, गुल्म को आप जो है कंटीली झाड़ियाँ भी कह सकते हैं, और टुंड्रा। इन चारों के विषय में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि विशाल वृक्ष
उगाते हैं, और ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, वन के रूप में जानते हैं। यानी कि विशाल रूप से जहाँ पेड़ जो है एक मुश्त पाए गए हैं, तो इसे हम लोग वन के रूप में जानते हैं। धीरे धीरे वर्षा क्षेत्र कम हो गया, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं कि वृक्षों की लंबाई छोटी होती जाती है, घास उपजने लगते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम घास स्थल के नाम से जानते हैं। गुल्म यानी कि कंटीली झाड़ियों वाला प्रदेश शुष्क प्रदेशों में ये होता है। शुष्क प्रदेशों में क्या होगा कि पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ की जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके पत्ती कांटे के रूप में बन जाते हैं। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, उसको कम करने के लिए, पानी की क्षति को रोकने के लिए वे अपने पत्तियों को कांटे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। साथ ही गुल्म प्रदेशों में पाए जाने वाले जो ये कंटीली पेड़ पौधे हैं, इनके जड़ बहुत ही अंदर तक जाते हैं, क्योंकि पानी उस क्षेत्र में बहुत अंदर मिलते हैं, इसलिए उनका जड़ क्या होता है, पृथ्वी से बहुत नीचे तक होता है। अब हम लोग टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं। टुंड्रा प्रदेश का मतलब है शीत ध्रुवीय प्रदेश। शीत ध्रुवीय प्रदेश में वनस्पति बहुत ही कम है, बहुत कम समय के जो मतलब गर्मी का मौसम होता है, बहुत ही कम समय के लिए उसमें मॉस और लाइकेन जैसे पौधे पाए जाते हैं। आगे वनों को पत्तियां गिराने के आधार पर सदाहरित और पर्णपाती के रूप में भी बांटा जा सकता है। सदाहरित के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। सदाहरित का मतलब है वैसा वन जिसके वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, वो हमेशा हरा भरा दिखाई देते हैं, उसे हम लोग सदाहरित के नाम से जानते हैं। पर्णपाती का मतलब है किसी वन के सभी वृक्ष एक निश्चित समय में पानी की क्षति को रोकने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देंगे, उसे हम लोग पर्णपाती के नाम से जानेंगे। अब इन सदाहरित और पर्णपाती को भी उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीयों में बांटा जा सकता है। यहाँ इसके विषय में जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि 7वीं कक्षा में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था। आप जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक से 7वीं कक्षा के वीडियो को आगे देख सकते हैं। अब हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, हुआ क्या है कि जनसंख्या बढ़ने के बाद, जनसंख्या में जो है एक विस्फोटक वृद्धि के पश्चात लोगों को भोजन की अधिक आवश्यकता हुई। इसके लिए वन को काट कर भोजन उगाने वाले यानी कि फसल उगाने लायक भूमि को तैयार किया गया। इससे क्या हुआ कि विश्व में वन आवरण की कमी हो गई, अतः इसके संरक्षण की जरूरत महसूस हुई। और तब हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए किस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किया गया। यहाँ बताया जा रहा है कि जलवायुवीय परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास जो है काफ़ी नष्ट हो चुके हैं। अनेक जातियों के विषय में बताया जा रहा है कि वे असुरक्षित और संकटापन्न हैं, कुछ तो लुप्त हो गए हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। कुछ कारणों के विषय में बताया जा रहा है कि ये सभी कुछ कारण हैं जिससे जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन नष्ट हो रहे हैं, जैसे वन उन्मूलन, वन की कमी, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल का मतलब होता है आग लग जाना जो है वन में। उसके बाद भूस्खलन, इसके साथ ही भूस्खलन के बाद जो है अनाधिकार शिकार करना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आजकल, जिससे जो है वन्य जीवन की क्षति हो रही है। अगर हम शिकार की बात करते हैं तो शिकार इसलिए किया जाता है कि हमें वन्य जीवों के खाल प्राप्त हो, चमड़ा प्राप्त हो, नाखून, दांत, पंखे, सींग ये सभी प्राप्त हो। अगर शिकार की बात करें तो शिकार में चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, उसके बाद मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, इन सब का शिकार जो है अधिक से अधिक किया जाता है। अब ज़रूरत क्या है कि इनके शिकार को रोकने के लिए, इस अनाधिकार शिकार, इस व्यापार को रोकने के लिए ज़रूरत है लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, लोगों को बताया जाए कि शिकार करने से हमें क्या हानि है, हमारे पारित तंत्र को क्या नुकसान है, ताकि इस पे कमी हो, इस पे रोक लगाई जा सके। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए जो है अनेक प्रकार के प्रयास किए भी जाते हैं। न्यूज़पेपर में आप तरह तरह के सामाजिक विज्ञापन देखते हैं इसके विषय में कि कैसे जो है किस प्रकार से इस चीज़ को रोका जाए। सरकार भी अपने स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है इन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने का ही एक तरीका है
क्या किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र होता है। यानी कि सरकार क्या करती है, किसी क्षेत्र को जब उसे पता चलता है कि इसमें एक या एक से अधिक पारितंत्र जो है निवास कर रहा है और मानवीय हस्तक्षेप से वह बिगड़ सकता है, तो उसको प्रतिबंधित कर देती है उस क्षेत्र को, कि वह सुरक्षित हो सके, बचा रह सके। वैसे ही विश्व स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जैवमंडल नीचे के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जैवमंडल नीचे एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला है। यानी यह विश्व के स्तर पर कार्य करती है, एक श्रृंखला है। पूरे विश्व में जो है क्षेत्र को कैसे घोषित किया जाता है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। यानी कि जैवमंडल नीचे अगर किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया जाएगा तो उस क्षेत्र में विकास तो है ही, साथ साथ संरक्षण तो है ही, साथ साथ विकास की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। मान लीजिए किसी जो है जंतु जैसे चीतल, अगर मान लीजिए चीतल की कमी आ गई है, तो लोग विश्व स्तर पर ऐसे काम करेंगे कि उनके प्रजनन को बढ़ावा मिल सके। तो ये वैश्विक नेटवर्क है जैवमंडल नीचे, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बताया जा रहा है यहाँ की संकरी घाटियाँ, झीलों, आर्द्र भूमि, इन सब का संरक्षण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में बहुत ही मूल्यवान संसाधन होते हैं और ये नष्ट ना हो जाए, तो इनको भी बचाना सरकार का काम है, या लोगों में जागरूकता इसके प्रति भी होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे प्राणी विलुप्त हो चुके हैं या बहुत विलुप्त होने के कगार पर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, लोग जो है अंधाधुंध शिकार करते हैं जीव जंतुओं के, इसका जो है एक प्रमुख यह कारण है। लोगों में होना चाहिए कि प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाई जाए, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए ताकि लोगों को इसके विषय में पता चले। सामाजिक वानिकी मनाई जाए, वन महोत्सव को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही स्कूली बच्चों को जो है आप पक्षियों को देखने के लिए भेजिए, नेचुरल कैंप में भेजिए, ताकि बच्चे इस चीज़ को शुरू से ही समझे, उनमें जागरूकता इन सब चीज़ों को लेके बचपन से ही हो। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। देखिए बहुत से देशों में क्या किया गया है कि पशु पक्षियों को मारने पर बैन कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। जैसे भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। विश्व स्तर पर भी कुछ काम किए जाते हैं। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है CITES, यानी कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसमें क्या किया जाता है कि जिन प्राणियों और पक्षियों के अनेक जातियों की सूची बनाई जाती है और कहा जाता है कि इस सूची में जितने भी पशु पक्षी हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा वैश्विक स्तर पर। यानी पूरे विश्व में इस जो है सूची में स्थित प्राणियों पर व्यापार नहीं किया जाएगा, व्यापार प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी कि इनके संरक्षण को सुरक्षित किया जाता है और लोगों का भी यह कर्तव्य है कि लोग, नागरिक जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखें, उनका जो है ध्यान रखें। अगर हम लोग बात करते हैं CITES की, तो इसमें एक डेटा दिया गया है कि मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28000 जातियाँ रक्षित की गई है। यानी कि पशुओं की 5000 जातियाँ और 28000 जो है पौधों की जातियों को सुरक्षित किया गया है CITES के तहत। तो इन 5000 और 28000 जातियों पर प्रतिबंध है पूरे विश्व में कि कोई इसका अनधिकार जो है शिकार नहीं कर सकता है या इसका व्यापार नहीं कर सकता है। ये अपना जो है दूसरा अध्याय था। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि पता चले क्या हम लोगों ने किया। हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो थोड़ा सा जो है रुचिकर भी नहीं रहा, फिर भी हम लोग इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तो मृदा निर्माण के लिए आप तापमान और वर्षा को कह सकते हैं। अगला, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण बताइए। तो भूस्खलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, ये सब आप बता सकते हैं। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो भूमि के उपयोग को आप याद कर लीजिए। जैसे भूमि पर हम लोग आवास बसाते हैं, कृषि करते हैं, वानिकी करते हैं, इन सब कारणों से भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। अगला है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो आप राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, इनका नाम लिख सकते हैं। जल संरक्षण के 3 तरीके बताने हैं। नहरों को पक्का करना, उसके बाद ड्रिप या टपकन विधि का उपयोग करना सिंचाई में, उद्योग से निकलने वाले जल का शोधन करना, ये सभी तरीके आ सकते हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। यहाँ हो जाएगा मृदा का गठन, क्योंकि समय इफेक्ट करता है मृदा के निर्माण में। जैव पदार्थ भी ह्यूमस के मामले में इफेक्ट करता है। मृदा का गठन इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मचलिंग, वेदिका कृषि। यह आंसर हो जाएगा वेदिका कृषि। मचलिंग के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वृक्षों के बीच में जो खाली स्थान है उसको जैविक जो है पदार्थों से ढक दिया जाता है नमी को बरकरार रखने के लिए। रक्षक मेखला शुष्क प्रदेशों में जो है तीव्र पवन जो है मिट्टी को उड़ा कर ना ले जाए उसके लिए किया जाता है। वेदिका कृषि किया जाता है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ग। पॉलीपैक को अगर आप नष्ट करते हैं तो भी पर्यावरण में क्या होगा? प्रदूषण ही होगा। बाकी ऊपर का क और ख ऑप्शन सही है। पूछा जा रहा था अनुकूल नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन अनुकूल नहीं था। मिलान करने के लिए दिया जा रहा है, भूमि उपयोग को मिलान कीजिए। तो भूमि उपयोग का मतलब है कि भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस का क्या मतलब है? ह्यूमस का मतलब है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान बांध का क्या मतलब है? तो इसका अर्थ है मृदा अपरदन को रोकना। जैव मंडल का अर्थ है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। तो ऐसे आप इसे मिलान कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स के विषय में बताना है। तो पहला है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद क्षेत्र है। तो यह ट्रू हो जाएगा। यह बहुत ही घना प्रदेश है क्योंकि यह मैदानी इलाका काफ़ी उपजाऊ है। अगला है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। यह भी ट्रू है। बहुत अधिक उपयोग के कारण जल की उपलब्धता कम हो रही है। अगला, तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। ये गलत है। वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं शुष्क प्रदेशों में, और बीज की फसल उगाना इसे नहीं कहते हैं। बीज की फसल उगाने का मतलब होता है कि हम खाली समय में, जब दो फसल के बीच में खाली समय हो, उस समय कुछ फसल नया उगा ले। अगला है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। यह भी गलत है, फॉल्स है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, न कि व्यवस्थित रखते हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।